हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स में हमने कई ऑर्गेनेल्स के बारे में पहले बात कर ली है। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको जनरली पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है माइटोस मतलब थ्रेड, और कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल लाइक। मतलब जो ग्रेन्यूल लाइक थ्रेड है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हर सांस हम लेते हैं, हर बार जब हमारा हार्ट जो बीट करता है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए हमारे अंदर जो है ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, और हमारा हार्ट जो है वो बार बार बीट करता है। ठीक है, सेल्स की ऑक्सीजन डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, और इसमें ही हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और वो ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड उस ऑक्सीजन को सेल्स में पहुंचाता है। ठीक है, ब्लड जब ऑक्सीजन को ले जा रहा होता है तो उसका कलर जो रेड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जा रही है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, इस वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं, हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हाई हो जाता है। ठीक है, आप सबको ये पता होगा कि एक्सरसाइज के टाइम पे हम फटाफट सांस ले रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम फटाफट ऑक्सीजन ले जा रहे होते हैं अंदर को, क्योंकि अंदर जो हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो काम कर रहा है उसको पावर करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन हम एक्सरसाइज के थ्रू इनहेल करते हैं वो हमारे अंदर जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको पावर करती है। ठीक है, इसके बदले में जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। और जो ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन का जो ये प्रोसेस है, ये कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो बहुत पहले जब शुरू के 2 बिलियन ईयर्स, मतलब अर्थ के ऊपर जब लाइफ स्टार्ट हुई, उससे 2 बिलियन ईयर्स तक क्या था कि धरती के ऊपर जो है, मतलब जो धरती का जो एटमोसफेयर जो है उसके उसमें हायर अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते थे। ठीक है, मतलब जो रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, एमोनिया हो गया, और वाटर हो गया। ठीक है, मतलब ये सब मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब ये जो रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी एटमॉस्फेयर में। मतलब लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ पे, उसमें स्टार्टिंग के जो 2 बिलियन ईयर्स थे उस टाइम तक जो है ये सब जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था। इस वजह से क्या हुआ कि जो अर्थ थी उसमें एनारोब्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब उसमें ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, वहाँ पे एनारोब्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, एनारोब्स मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो कैप्चर करते हैं एनर्जी को, मतलब जो यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को विदाउट द ऑक्सीजन। मतलब जो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो गया, फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो गया, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, उससे कुछ टाइम बाद, मतलब 2.4 टू 2.7 बिलियन ईयर्स अगो, एक नई तरह के ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? ये एक नई तरह का फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में, और उसमें वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज किया तो एटमॉस्फेयर में क्या हुआ? ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, अब इस तरह के ऑर्गेनिज्म जब एटमॉस्फेयर में आ गए तो उससे क्या हुआ, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उसमें ये जो ऑक्सीजन का लेवल है ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इसके वजह से नए ऑर्गेनिज्म पैदा हुए। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो ये लेवल है ये इंक्रीज तो हो गया, बट जो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर ये किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है तो ये टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर बाय टेकिंग अप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो भी ये एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए जो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है बहुत टॉक्सिक होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि टाइम के साथ साथ कुछ नई स्पीसीज इवॉल्व होती है।
ठीक है। ऐसी स्पीसीज इवॉल्व होती है जो खुद को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ कुछ ऐसे मेटाबॉलिक पाथवेज मतलब उनके अंदर होते हैं जो क्या करते हैं, जो यूटिलाइज करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। ठीक है। अब इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि विदाउट द एबिलिटी टू यूज़ ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो हम फूड स्टफ लेते हैं उसमें जो एनर्जी होती है उसको वो पूरा का पूरा जो है एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। मतलब जो फूड के अंदर जितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है वो पूरी की पूरी एनर्जी वो उससे नहीं ले पाते हैं, इसलिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, वो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं फूड स्टफ से, और वो क्या करते हैं, इस तरह से वो एक्सक्रीट कर देते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स, क्योंकि उनमें जो है जो जितनी एनर्जी फूड में प्रेजेंट थी वो सारी की सारी तो वो नहीं ले पाए। सो क्या हुआ, उन्होंने थोड़ी सी एनर्जी उसमें से ली, बाकी जो एनर्जी बची वो उन्होंने एक्सक्रीट कर दी। सो उन्होंने एनर्जी रिच जो प्रोडक्ट थे उनको एक्सक्रीट कर दिया, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया या फिर एथेनॉल हो गया। ठीक है। सो इस तरह से वो बहुत कम जो है एनर्जी वो फूड स्टफ से ले पाते हैं। ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, मतलब अपनी मेटाबॉलिज्म में जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देते हैं ऐसे कंपाउंड्स को, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया या फिर एथेनॉल हो गया। ऐसे कंपाउंड्स को वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेंगे। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वो सारी की सारी जो एनर्जी फूड स्टफ में प्रेजेंट होती है उसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और इस प्रकार वो सारी एनर्जी उससे ले लेते हैं, जो डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है। सो जब ऑक्सीजन का अमाउंट जब एटमॉस्फेयर में बढ़ गया, मतलब उसका जो लेवल जो है एटमॉस्फेयर में जब ज़्यादा हो गया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई। मतलब उस टाइम अर्थ के ऊपर फर्स्ट एरोब्स जो है वो पैदा हुए थे, और उन्होंने आगे और जो है ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोकैरियोट्स की उत्पत्ति की। मतलब उन्हीं से आज के टाइम में जो प्रोकैरियोट्स जो धरती के ऊपर प्रेजेंट है वो उन्हीं से पैदा हुए। सो यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने का जो ये प्रोसेस है, मतलब एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का जो ये प्रोसेस है, ये कहाँ पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक लार्ज इनफ ऑर्गेनील है, मतलब जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग। ठीक है। सो सेल टाइप की बेसिस पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसके। पहला हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो वो इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, जिसको हम बीन शेप का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या फिर सॉसेज शेप का जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। मतलब एक अकेला माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी प्रेजेंट हो सकता है। और दूसरा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ब्रांच्ड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। सो सेल टाइप के बेसिस पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है। सो जब माइटोकॉन्ड्रिया को फ्लोरोसेंटली लेबल किया जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए, मतलब जब हम उसको ऑब्जर्व करने के लिए फ्लोरोसेंटली लेबल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डायनेमिक ऑर्गेनील है। मतलब इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है। पहला है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फ्यूज हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूजन। ठीक है। और दूसरा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अगर नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो स्प्लिट हो सकते हैं इनटू टू, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फिशन। ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है एंगेज होता है। ठीक है। मतलब उसके साथ वो इंटरेक्शन में होता है, जिस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रियल फिशन का जो ये प्रोसेस है ये होता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल फिशन कैसे होता है, मतलब जब माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को एनसर्कल कर लेते हैं, जिस प्रकार एक डंडे के ऊपर हम रस्सी को लपेट देते हैं। ठीक है। मतलब वो जो रस्सी है अगर हम उसको उसी के ऊपर लपेट के रखते हैं टाइटली उसके ऊपर कुछ टाइम तक, तो वो अपना जो है निशान बना देती है। ठीक है। तो इसी प्रकार कुछ इसमें भी होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स है ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एनसर्कल होते हैं और वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा कर देते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, उस कॉन्स्ट्रिक्शन पे क्या होता है, कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स एक्ट करती है। ठीक है। और वो उस कॉन्स्ट्रिक्शन को कंप्लीट करती है, मतलब वहाँ से वो ब्रेक कर देती है माइटोकॉन्ड्रिया को दो पार्ट में। ठीक है। ये जो प्रोटीन होती है
ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आउटर सरफेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रियन का, वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है इन प्रोटीन्स को, क्योंकि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है इन प्रोटीन को साइटोसोल से। साइटोसोल में ये प्रोटीन बनती है और वहाँ से इनको भेजा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर सरफेस पे, जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन पैदा हुई है वहाँ पे भेजा जाता है, ताकि वो उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर पाए। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन है, ये दो में डिवाइड हो सके। सो माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूजन और फिशन के बीच में जो बैलेंस है, ये डिटरमाइन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, और उसके डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन क्या होगी। ठीक है, सो ये कैसे होता है, अगर माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूजन जो है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है एज़ कम्पेयर टू फिशन, तो क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ज़्यादा इलोंगेट फॉर्म होगी और ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर्म करेंगे। और इसी प्रकार अगर फिशन जो है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है एज़ कम्पेयर टू फ्यूज़न, तो क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो न्यूमरस होते हैं, वो और अलग अलग फॉर्म होते हैं, मतलब वो नेटवर्क फॉर्म नहीं करते, वो सिंगल सिंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसलिए फ्यूजन और फिशन के बेसिस पे माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन होती है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये ऑक्यूपाई करता है 15 to 20% ऑफ मैमिलियन लीवर सेल, मतलब जो मैमिलियन लीवर सेल्स होती हैं उनके अंदर 15 से 20% जो स्पेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका रोल होता है जनरेटिंग एटीपी। एटीपी आपको पता है एनर्जी करेंसी होती है। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये यूजफुल होते हैं एटीपी की सिंथेसिस में। और जहाँ पे मतलब जो ऐसा ऑर्गेनेल है या बॉडी का जो ऐसा पार्ट है जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, मतलब वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा। सो एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या करते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं फैटी एसिड के साथ, मतलब जो ऑयल कंटेनिंग ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारी बॉडी में उसके साथ ये एसोसिएटेड होते हैं, मतलब उन फैटी एसिड से ये रॉ मटेरियल लेते हैं और उस रॉ मटेरियल को ये ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी रिलीज कर देते हैं। जिस प्रकार स्पर्म होते हैं, स्पर्म के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है, मतलब जो मिड पीस होता है जस्ट बिहाइंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के जस्ट पीछे जो मिडिल पीस होता है वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और वो जनरेट करते हैं एटीपी। जो एटीपी यूज़ होती है स्पर्म की मूवमेंट में, जब स्पर्म मूव करता है तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी जो है जो स्पर्म के मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वहाँ से उसको मिलती है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ और भी कई प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये साइट प्रोवाइड करता है बहुत सारे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए और हीम ग्रुप्स की सिंथेसिस के लिए, और ऑल्सो प्ले रोल इन द कैल्शियम अपटेक। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैल्शियम के अपटेक और रिलीज में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको पता है जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटीज़ को ट्रिगर करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में बहुत सी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है जो कैल्शियम के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये रेगुलेट करता है कैल्शियम की रिलीज को और अपटेक को। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है साइटोसोल के अंदर वो मेंटेन रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जब कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है, मतलब कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, जब एबनॉर्मली हाई लेवल पे चली जाती है, तो क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जो ट्रांसपोर्टर का काम करती है। ठीक है, मतलब कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्टर जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या करती है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन से उनको वो वहाँ से हटा देते हैं, मतलब वो वहाँ से ले लेते हैं साइटोसोल से, और इस प्रकार से जो कंसंट्रेशन है कैल्शियम आयन की उसको वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल डेथ प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मतलब जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, इसको हम सॉसेज शेप में बोल सकते हैं, इसको हम बीन शेप का भी बोल सकते हैं, ये रॉड शेप का भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाउंड्री होती है इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है,
एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आप देख रहे हो, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, ये कंप्लीटली एनक्लोज करती है माइटोकॉन्ड्रियन को, ठीक है। मतलब इसकी ये आउटर बाउंड्री होती है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है, ये आप देख रहे हो रेड कलर में, ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो जो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, इसमें दो डोमेन्स होते हैं। एक डोमेन जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, मतलब जो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर वाली साइड जो जस्ट अंडर द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और दूसरा जो डोमेन होता है वो इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनील होता है, मतलब जो ऑर्गेनील के अंदर वाली साइड को डोमेन होता है वो होता है दूसरा डोमेन, ठीक है। इसकी वजह से ये क्रिस्टी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मतलब जो इन वेजिनेशंस फॉर्म हो रही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, इसकी फॉर्मेशन होती है वो अंदर वाला डोमेन करता है। जो ये क्रिस्टी होते हैं, मतलब जो ये इन वेजिनेशन जो फॉर्म हो रही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये क्या करती है, ये हायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनील है जिसके अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो आपको पता है कि एनर्जी तो हर सेलुलर एक्टिविटी में चाहिए होती है। सो जो ये क्रिस्टी होती है ये हायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो एटीपी की फॉर्मेशन है वो ज़्यादा अमाउंट में हो सकती है, ठीक है। इस हायर सरफेस एरिया की वजह से क्या होता है, जो एटीपी सिंथेसिस के लिए जो मशीनरी होती है या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में जो मशीनरी यूज़ होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इन मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनील है ये दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। एक ये अंदर को है एक्वस एनवायरनमेंट और एक बाहर को है एक्वस एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब दो एक्वस रीजन्स हैं इस ऑर्गेनील के अंदर, ठीक है। जो ये अंदर वाला एक्वस कंपार्टमेंट है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, मतलब ये जेल लाइक होता है, इसमें हायर कंसंट्रेशन होती है वाटर सॉल्युबल प्रोटीन की। और जो सेकंड एक्वस कंपार्टमेंट होता है वो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्रेन्यूल्स हो गया और डीएनए हो गया और राइबोसोम्स हो गया। मतलब इसका अपना राइबोसोम्स भी होते हैं जो इसके लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अपना डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। सो ये था ओवरव्यू माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील दैट जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी नीडेड टू पावर द सेल्स बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है जो कि एनर्जी जनरेट करता है, मतलब जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं सेल के अंदर उसके लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म करता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये फंक्शन एज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो फूड स्टफ हम खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसको डाइजेस्ट करने की जो मशीनरी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट होती है। मतलब ये ही जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है सेल के, ये उन फूड स्टफ को डाइजेस्ट करके उनसे जो एनर्जी मिलनी होती है, मतलब उनके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसको ये एक्सट्रैक्ट करता है और सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वहाँ के लिए भेजता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और जो केमिकल एनर्जी जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में वो एटीपी की फॉर्म में जनरेट होती है, मतलब वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, जिसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी डिस्कवरी किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी जो है वो एल्बर्ट वोन कॉलिकर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की। किसमें, वॉलेंट्री मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स की वॉलेंट्री मसल में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। और इसके बाद जो ये माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बाद इसको नाम दिया गया बायोप्लास्ट, जिसका मतलब है लाइफ जर्म्स, ठीक है। इसको नाम दिया रिचर्ड एल्टमैन ने 1886 में, ठीक है। मतलब एल्बर्ट वोन कॉलिकर जो थे इन्होंने 1857 में इसको डिस्कवर किया। उसके बाद जो है रिचर्ड एल्टमैन ने 1886 में इसको नाम दिया बायोप्लास्ट, ठीक है।
और इस नाम को दोबारा से बदला गया बाय द कार्ल बेंडा इन 1898। तो कार्ल बेंडा ने इस नाम को चेंज किया 1898 में और इन्होंने फाइनली इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसको पावर हाउस का नाम दिया फिलिप साइकिविस ने 1957 में। अब हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ रॉड शेप का होता है, या हम बोल सकते हैं सॉसेज शेप का होता है। ठीक है, जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है या फिर प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका जो साइज होता है वो 0.5 to 1 mm तक हो सकता है, मतलब इसको हम बिना स्ट्रेनिंग के नहीं देख सकते। और ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, जैसा कि आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन्स होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, दे आर ऑटोनोमस, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये ऑटोनोमस होते हैं क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके अंदर अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनका नंबर जो प्लांट सेल के अंदर कई सौ हो सकता है, मतलब 100, 200, 500, 800। इसी प्रकार एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है कई हजार और कई लाख माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं एक एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील है। इसके जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो प्रोटीन्स की बनी हुई होती है और फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, मतलब इसमें 50% जो है वो लिपिड होते हैं। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की रेशो होती है वो इक्वल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की रेशो के। ठीक है, मतलब जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन रेशो है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, उतनी ही प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की रेशो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, और जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये इन्वॉल्व होती है बहुत सारे प्रोसेसेस में, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एपिनेफ्रिन और डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफन या फिर इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स। जो इलोंगेशन होती है फैटी एसिड की, मतलब फैटी एसिड की चेन जो है वो इलोंग होती है, वो सारी जो ये प्रोसेसेस है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इन्वॉल्व होती है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर कुछ प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोरिन्स, मतलब पोरिन्स नाम की प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होती है जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन्स के बीच में या फिर साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ये पोरिन्स नाम की जो प्रोटीन्स होती हैं वो हेल्प करती हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन्स को, आयंस को और कुछ मेटाबोलाइट्स को विद द हेल्प ऑफ VDAC। VDAC का मतलब है वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल। ठीक है, इसकी वजह से ये कुछ प्रोटीन्स, आयंस और मेटाबोलाइट्स को वो ट्रांसपोर्ट कर पाती है। ठीक है, अब जो है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब आउटर मेम्ब्रेन से अंदर जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन, उससे पहले आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जो दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो आयंस, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और शुगर की जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है साइटोसोलिक कंसंट्रेशन के, मतलब जो साइटोसोल है उसके अंदर और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो है आयन और शुगर की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। ठीक है, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो परमिएबल होती है इन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, इस वजह से जो इनकी कंसंट्रेशन है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और साइटोसोलिक स्पेस में बराबर होती है। सो इनके अलावा अगर किसी लार्ज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, उनके लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि साइटोक्रोम से। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। पहले थी आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद आया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, उसके बाद आई इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें मोर देन 100 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें प्रोटीन और लिपिड की रेशो जो है वो
हाई होती है, इसकी जो रेशो होती है वो होती है 3:1। ठीक है, इस रेशो में इसमें प्रोटीन और लिपिड की जो कंसंट्रेशन है वो प्रेजेंट होती है बाय वेट। ठीक है, मतलब जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है किसमें, इनर मेम्ब्रेन में। जो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसमें कुछ अनयूजुअल फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कार्डियोलिपिन। ठीक है, ये जो कार्डियोलिपिन होता है ये एक फॉस्फोलिपिड है जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये हेल्पफुल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, क्योंकि इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है ऑक्सीजन के लिए और एटीपी के लिए। ठीक है, और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है मैंने आपको बताया कि इसमें 2 डोमेन्स होते हैं, एक मतलब जो अंदर वाला डोमेन होता है उसकी वजह से ये क्रिस्टी की फॉर्मेशन होती है। क्रिस्टी मतलब इसमें इनवेजिनेशंस होती है, इस तरह से इनवेजिनेशन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होता है ये सरफेस एरिया जो होता है एटीपी सिंथेसिस के लिए वो बढ़ जाता है, मतलब ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा एटीपी की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, और जो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ये होल्ड करती है प्रोटीन्स को जो परफॉर्म करती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मतलब जो प्रोटीन्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में यूज़ होती है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या होता है, ये इनर मेम्ब्रेन की जो इनवेजिनेशन से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। जैसे कि मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इनर मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन से उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ये क्रिस्टी फॉर्म हुए हैं। ठीक है, ये जो क्रिस्टी होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर फोल्ड्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन। फोल्ड्स आर 5 टाइम्स मोर देन द आउटर मेम्ब्रेन, मतलब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स होते हैं ये 5 गुना ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि जहाँ पे एटीपी की नीड ज़्यादा होती है, मतलब जिस एरिया में एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वहाँ पे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये फोल्ड्स है, मतलब जो क्रिस्टी है ये 5 गुना ज़्यादा होंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। ठीक है, जैसे कि लीवर सेल्स हैं, लीवर सेल्स में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है इसलिए वहाँ के जो क्रिस्टी है वो 5 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल्स जो होती हैं वो क्रिस्टी से ही अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक विस्कस फ्लूइड होता है जिसको होल्ड करती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है ये सराउंड करके रखती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को। और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है इसमें ह्यूज नंबर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, मतलब एंजाइम के साथ साथ इसमें कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो छोटे होते हैं साइज में, मतलब राइबोसोम्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो छोटे साइज के राइबोसोम्स होते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलर होता है। ठीक है, हायर प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में वो सर्कुलर फॉर्म में होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसके साथ साथ इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर कोफैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, जो एटीपी सिंथेस प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में वो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, मतलब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसमें एटीपी सिंथेस प्रेजेंट होता है जो एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर ये फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल होती है या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एनर्जी जनरेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, और जो ये एनर्जी होती है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है, मतलब जो उसकी जो इनवेजिनेशंस होती है जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, ये वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ फूड टू एटीपी। मतलब जो एनर्जी प्रेजेंट होती है फूड के अंदर ये उसको कन्वर्ट करता है एटीपी की फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को यूज़ करके ये जो फूड के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है उसको ये एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब फूड से एनर्जी को ये निकालता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, जो ये एटीपी होती है, मतलब जो जिसकी फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, ये क्या होती है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी वजह से जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं लिविंग सेल्स में, मतलब इसी एनर्जी की वजह से सेल के अंदर सारे प्रोसेसेस जो है वो होते हैं। ठीक है, इसलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी थ्रू द सिट्रिक एसिड साइकिल। मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल की हेल्प से ये एनर्जी की प्रोडक्शन करता है जिसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है NADH। ठीक है, जिसको यूज़ करते हैं एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टी में। ठीक है, और वो प्रोड्यूस करते हैं ATP। ठीक है, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हम डाइट में लेते हैं उसका ब्रेक डाउन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक, ये कैसे होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में, उसको ये ब्रेक करता है और एनर्जी को रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है सेल डेथ। ठीक है, सेल डेथ में भी माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से रोल प्ले करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये डिटरमाइन करता है कि किस सेल को जिंदा रखना है और किस सेल को मारना है। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोग्राम सेल डेथ में भी हेल्प करता है जिसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, एपोप्टोसिस जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स जो होते हैं उसको इंटेंशनली रिमूव किया जाता है। ठीक है, मतलब वो अपने आप नहीं मरते या अपने आप उनका डैमेज नहीं होता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हेल्प करता है, वो डिटरमाइन करता है कि इस सेल को जिंदा रखना है और इस सेल को मारना है। ठीक है, मतलब वो इंटेंशनली उनको रिमूव करता है। इसका एग्जाम्पल है लिम्ब डेवलपमेंट। तो जो लिम्ब की फॉर्मेशन होती है उसमें भी प्रोग्राम सेल डेथ होती है। जैसे कि ये है, ये लिम्ब की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, मतलब जो लिम्ब्स की डेवलपमेंट से पहले की जो स्टेज है वो है, इसके जो सेल्स है वो इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे लिम्ब की फॉर्मेशन होनी है। तो क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये यहाँ वाली सेल्स को क्या कर देगा, मार्क कर देगा कि इनको मारना है, और यहाँ वाले सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, मतलब वो डाई हो जाएंगे और इस प्रकार से लिम्ब की डेवलपमेंट होगी, इस प्रकार से लिम्ब्स जनरेट होंगे। ठीक है, सो जो लिम्ब डेवलपमेंट में जो सेल डेथ होती है उसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब इसमें इंटेंशनली रिमूव किया जाता है सेल्स को। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये फंक्शन करता है सेंट्रल कंट्रोल रूम की तरह, क्योंकि जितनी भी सेल की जो इन्फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है सेल की, वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया कलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि लिथल सिग्नल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में जब रिलीज होते हैं तो क्या होता है, जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लूज़ कर देती है, मतलब उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन रिलीज होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम सी। ये जो साइटोक्रोम सी है ये एक्टिवेट कर देती है कैस्केड को। कैस्केड मतलब जो इवेंट एपोप्टोसिस के लिए होने चाहिए उनको ये एक्टिवेट कर देती है और इसकी वजह से जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। मतलब जो सेल्स जो है ख़राब है, मतलब जहाँ से लीथल सिग्नल आ रहे हैं कि वो वाली सेल्स जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो लूज़ कर देगी मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और उसकी वजह से क्या होगा, जो साइटोक्रोम सी है वो प्रोटीन्स है वो रिलीज होगी और वो एक्टिवेट कर देगी उस कैस्केड को, और उस वजह से प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस हीट। माइटोकॉन्ड्रिया हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस हीट बाय यूटिलाइजिंग टिश्यू फैट कॉल्ड ब्राउन फैट। ठीक है, जो ब्राउन फैट होती है उसको यूटिलाइज करके माइटोकॉन्ड्रिया हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द इंजन्स इन ब्राउन फैट दैट बर्न कैलोरीज टू प्रोड्यूस हीट। मतलब जो ब्राउन फैट होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो कैलोरी बर्न करता है जिसकी वजह से हीट की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कैल्शियम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्विकली absorbing calcium ions and
होल्डिंग दैम अंटिल दे आर नीडेड, ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कैल्शियम आयन को रेगुलेट करके रखता है, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है कैल्शियम आयन की उसको ये रेगुलेट करके रखता है। कैल्शियम आयन क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत होती है बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस में, इसलिए जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। इसके अंदर कुछ कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो एक्सेस में कैल्शियम आयन्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। और जिस वजह से ये कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट करता है एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म होता है उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती है एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होती है वो यूज़ होती है एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, मतलब एज अ वेपन टू किल बैक्टीरिया। मतलब जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो बाय प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म में वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह यूज़ होती है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वेपन, मतलब बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो वेपन की तरह यूज़ होती है, ठीक है। अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है इनका जो डोज जो है वो हाई हो जाता है तो इसकी वजह से जो ये डैमेज हो सकते हैं डीएनए, प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स, ठीक है। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हैवीली अटैक्ड होता है, कि जिस वजह से म्यूटेशंस अराइज होती हैं और जो ये म्यूटेशंस होती है ये इफेक्ट करती है हाई एनर्जी डिमांड ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीनोटाइपिंग प्रोवाइड आवर जेनेटिक हिस्ट्री, ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं या फिर नॉन क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, ठीक है। होती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो इनहेरिटेड होता है हमारे अंदर मदर से, ठीक है। सो ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।